वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चनों वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इसका पार्ट नंबर 10 लेकर के आ गए हैं। दोस्तों अब आपकी एयरफोर्स की एग्ज़ाम भी दोस्तों नज़दीक आ गई है, अप्रैल के अंदर है। आज से उसके दोस्तों फार्म फिलअप होना शुरू स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अब अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख कर लीजिए और दोस्तों रेगुलर पढ़ते रहिए, जिससे कि दोस्तों आपका जो 2021 के लिए आपने जो भी मिशन है यानी टारगेट तय करके रखा हो आप उसको अचीव कर सकें। दोस्तों हम भी आपको हेल्प करने के लिए दोस्तों एग्ज़ाम तक ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपनी तैयारी को रेगुलर रखें और शुरुआत करते हैं हमारे आज फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ के पार्ट नंबर 10 को। और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि यंग के ध्रुवीय रेखा छिद्र प्रयोग में पीले प्रकाश को लाल प्रकाश से पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो फ्रिंज मोटाई घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हम दोस्तों यंग का जो ध्रुवीय स्लिट प्रयोग होता है उसके अंदर बताना है, यदि जो ये प्रकाश है उसको दोस्तों पीले रंग की जगह अपन यहाँ पर लाल रंग ले लें, तब आपको बताना है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो किस प्रकार से चेंज होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो यंग के लिए जो हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन में डी होता है। दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो लैम्डा के समानुपाती होती है। और हम जानते हैं दोस्तों लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो पीले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर अपन लाल प्रकाश लाएंगे तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिक हो जाएगा और तरंग दैर्ध्य के मान बढ़ने के कारण हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई है उसका मान भी बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रक तथा एक कार समान वेग से गतिशील हैं, ब्रेक लगाने पर दोनों कुछ दूर जाकर रुक जाते हैं, तब ट्रक विराम में आने से पहले कम दूरी तय करेगा या कार विराम में आने से पहले कम दूरी तय करेगी या ट्रक तथा कार दोनों समान दूरी तय करेंगे। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक कार है दोस्तों, एक ट्रक है, दोनों पर दोस्तों समान बल लग रखा है और दोस्तों यदि इन पर दोनों पर समान ब्रेक लगाया जाता है तो आपको बताना है कि ये दोनों ठहरने से पहले कौन सी अधिक दूरी तय करेगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कार होगी दोस्तों विराम अवस्था में से आने से पहले कम दूरी तय करेगी। दोस्तों इसका कारण क्या है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोई कार है, यदि इस पर दोस्तों एफ मंदन बल लग रहा है और यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है यानी गतिज ऊर्जा, तो यह रुकने से पहले दोस्तों जो दूरी तय करेगी उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गतिज ऊर्जा बटे अवमंदक बल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ कि ब्रेक लगाया जाता है, दोनों पर समान ब्रेक लगाया जाए तो अवमंदक बल तो दोस्तों हमारे दोनों को समान हो जाएगा। ये तो यह जो विस्थापित यानी विराम अवस्था में इससे आने से पहले जो तय की गई दूरी होगी दोस्तों वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर करेगी। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है हमारी 1/2 mv²। तो दोस्तों जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। और हम जानते हैं जो ट्रक होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। तो ट्रक क्या होगा कि विराम अवस्था में आने से पहले अधिक दूरी करेगा, यानी कार क्या करेगा कम दूरी तय करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कार विराम अवस्था में से आने से पहले कम दूरी तय करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और देखो दोस्तों पहले भी यानी कि पीएमटी के एग्जाम में पूछा हुआ है और ये भी दोस्तों सीपीएमटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और आपकी जो एग्जाम होती है दोस्तों इसके अंदर पीएमटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर्वे तरंगे सर्वे संकेत को सीधे संचरित नहीं किया जा सकता क्योंकि, यानी दोस्तों हमारे जो सर्वे संकेत होते हैं उसको अपन सीधे यानी संचरित नहीं कर सकते, बल्कि दोस्तों इसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है, यानी दोस्तों मॉड्यूलेशन करना पड़ता है इसका। वो क्यों नहीं कर सकते आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो आवश्यक एंटीना की लंबाई होती है दोस्तों बहुत अधिक एवं अव्यवहारिक होती है। देखिए दोस्तों जो सर्वे तरंगे होती हैं आपको पता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति के मध्य होती है, क्योंकि अपन इसी के मध्य की आवृत्ति को सुन सकते हैं, यही हमारे संकेत होते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनको यानी कोई भी हमारा संकेत है इसको संचित करने के लिए दोस्तों जो एंटीने की जो ऊंचाई होती है वो लगभग इसकी दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य होती है उसी के प्रयास की होनी चाहिए। अब दोस्तों मान लो अपन को एक 15 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का सर्वे संकेत है उसको संचरित करना है, तो इसके लिए दोस्तों जो एंटीने की जो ऊंचाई होगी वो लगभग होनी चाहिए हमारी
5000 मीटर की। तो दोस्तों यह जो ऊंचाई है वो हमारी अव्यवहार्य है, यानी बहुत अधिक है, यानी कि इतनी अधिक ऊंचाई का एंटीना अपन नहीं बना सकते। तो दोस्तों इससे अपन क्या करते हैं कि इसको दोस्तों मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि इसकी आवृत्ति को बढ़ा करके बाद में उसको संचरित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी सर्व संकेत को सीधा संचरित नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इसको सीधा संचरित करेंगे तो जो हमें आवश्यक एंटीने की जो लंबाई होगी दोस्तों वह बहुत अधिक एवं अव्यवहारिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा हब्बल्स लॉ होता है वो किससे रिलेटेड होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी गैलेक्सी की गति। दोस्तों आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी क्या होती है। दोस्तों यानी कि हमारे जो तारों का दोस्तों जो झुंड होता है, यानी कि लगभग हमारे ब्रह्मांड के अंदर दोस्तों यानी कि लाखों तारों के, यानी कि अलग अलग, यानी करोड़ों एवं लाखों तारों के अलग अलग झुंड पाए जाते हैं, इनको दोस्तों अपन गैलेक्सी कहते हैं। और दोस्तों जो हबल का नियम क्या कहता है कि दोस्तों ये जो गैलेक्सी है वो एक दूसरे से जितनी दूरी पर होंगी उतनी ही दोस्तों यानी कि इनके दूर जाने की वेलोसिटी होगी, यानी जो वेलोसिटी होती है वो इनके मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हबल का नियम होता है वो गैलेक्सी की गति से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए आज का पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्लांक नियतांक एच के लिए विमीय सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा प्लांक नियतांक एच होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ml/t-1। क्यों दोस्तों ये किस तरह से होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एच म्यू। तो यहाँ से दोस्तों ये जो एच होता है वो प्लांक नियतांक होता है, और ये होती है आवर्ती, और ये होता है एनर्जी। तो दोस्तों हमारा जो एनर्जी है इसकी विमा आपको पता होगा m1l/2t-2 होता है। और इसको दोस्तों यदि आवर्ती की विमा यानी L-T-1 से अपन डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों हमारा प्लांक नियतांक की विमा निकल कर आ जाएगी, और ये हमें प्राप्त हो जाती है m1l/2t-1। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जो प्लांक नियतांक की विमीय सूत्र होता है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों आपके कितनी एग्जामों में पूछा हुआ है। तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ml/2t-1। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, फास्फोर्स के साथ अपमिश्रित अर्धचालक में Ne तथा NH क्रमशः इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्टरों की संख्याएं हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा एक अर्धचालक है, यदि दोस्तों इसको अपमिश्रित कर दिया गया है और वह फास्फोरस के साथ किया गया है, तो दोस्तों आपको बताना है इसके अंदर दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एवं होलों की संख्या होती है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होगी। देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो फास्फोरस होता है दोस्तों ये हमारा एक पंच संयोजी तत्व होता है, और यदि अपन किसी अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं तो दोस्तों हमारा एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। और हम जानते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होलों की संख्या से अधिक होती है। तो इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों हमारी जो एन ई होगी वो एन एच से अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन प्रकार तथा पी प्रकार का सिलिकॉन शुद्ध सिलिकॉन को क्रमशः निम्न के साथ अपमिश्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा एक शुद्ध सिलिकॉन है उसको दोस्तों पी प्रकार का एवं एन प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं। तो आपको बताना है कि पी प्रकार का बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलानी होगी और एन प्रकार का बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि। तो दोस्तों आपको बताना चाहिए जो हमारी एल्यूमिनियम गैलेनियम एवं जो इंडीनियम होती हैं दोस्तों हमारे त्रिसंयोजी तत्व त्रिसंयोजी अशुद्धि होती हैं। और दोस्तों हमारा जो फास्फोरस आर्सेनिक एवं दोस्तों हमारा जो एंटीमनी होता है ये हमारे पंच संयोजी तत्व होते हैं। तो दोस्तों पी प्रकार का बनाने के लिए इन अशुद्धियों को मिलाना पड़ता है और एन प्रकार का बनाने के लिए इन अशुद्धियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों हमें एन प्रकार का बनाना है पहले तो हमें इसको फास्फोरस मिलाना होगा, और यदि हमें पी प्रकार का बनाना है तो इनमें से दोस्तों इंडेनियम मिलाना होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बल्कि दोस्तों ए वाले में आर्सेनिक यानी फॉस्फोरस दोनों को ही पंच संयोजी मिला दी गई है, और दोस्तों बी वाले में दोनों ही त्रिसंयोजी मिला दी गई है इंडीनियम एल्यूमिनियम, और डी वाले में भी दोस्तों यानी कि दोनों ही ये मिलाई गई हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दक्षिणावर्त पद्धति में दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी
जो हमारे इन वेक्टर यानी कि दोस्तों जो आई जे के इनकी जो दक्षिणावर्त पद्धति होती है इसके अंदर निम्न में से कौन सा सही होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों अपन जे को के से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आई प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखना, जब दो अलग अलग यानी दोस्तों एकांक सदिशों को यानी कि जो यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों में से तीसरा प्राप्त होगा। और यदि दोस्तों दो समान का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा एक प्राप्त होगा। यहाँ पर जीरो दे रखा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों यदि दो समान सदिशों का यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा जीरो प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दो लंबो सदिशों को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं डॉट मल्टीप्लाई तो हमारा जीरो प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नौवां क्वेश्चन। नौवे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कण की स्थिति x तथा समय t के साथ निम्न प्रकार से दी जाती है तो किस समय पर कण का त्वरण शून्य होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि जो विस्थापन है वो समय के साथ इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो आपको बताना है कि जब इसका त्वरण शून्य हो तो उस समय टी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि यदि हमें विस्थापन का समीकरण दिया हुआ हो, सबसे पहले अपन दोस्तों वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी निकालते हैं इसका अवकलन करके यानी विस्थापन का टी के सापेक्ष अवकलन करके। तो इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो 2at माइनस के 3bt² प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें v का भी हमें अवकलन करना पड़ता है। फिर से यदि इसका अवकलन करेंगे तो हमें 2a माइनस के 6bt प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, यदि त्वरण शून्य हो तो समय क्या होगा। यदि दोस्तों a का मान अपन 0 रख देंगे तो फिर यहाँ से इस इक्वेशन से दोस्तों अपन t का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6bt। तो यहाँ से दोस्तों अपन यदि t का मान निकालेंगे तो हमें a/3b प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि हमें जो विस्थापन है वो समय के साथ इस प्रकार से चेंज हो रहा है और जब यदि इसका त्वरण शून्य हो तो उस समय जो हमारा टाइम हो जाएगा वो जाएगा a/3b। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि दोस्तों दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई और दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं तो आपको बताना है कि ए एवं बी के बीच एंगल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि दो सदिशों का अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। और दोस्तों ये हमें दिया हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई के यानी ए बी कोस थीटा के। यानी कि दोस्तों अपन जो डॉट मल्टीप्लाई होता है इसको अपन ए बी कोस थीटा लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई को ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और कोस को इधर लेकर के आएंगे तो दोस्तों इस तरफ बन जाएगा हमारा साइन अपॉन में कोस यानी टेन थीटा और ये इधर बच जाएगा हमारा एक। और हम जानते हैं दोस्तों टेन के अंदर जो एक होता है वो होता है 45 डिग्री पर। तो यानी थीटा का मान हमारा क्या प्राप्त होगा 45 डिग्री। यानी दोस्तों यदि ए एवं बी के बीच यदि हमारा 45 कोण होता है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एवं डॉट मल्टीप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा कोई भी अवतल दर्पण है इसके सामने दोस्तों हमारा एक तो प्रतिबिंब होता है यानी एक तो दोस्तों वस्तु होती है, एक इसका प्रतिबिंब होता है। इनके मध्य दोस्तों आपको बतानी है कि दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जब अवतल दर्पण के लिए दोस्तों जो वक्र यानी जो वस्तु होती है यदि वक्रता त्रिज्या सी पर रखी हुई है तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता त्रिज्या सी पर ही बनता है उल्टा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों वस्तु एवं इसका जो प्रतिबिंब है इनके मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो शून्य होती है यानी दोनों ही वक्रता केंद्र पर हैं। तो इसके कारण दोस्तों याद रखना अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी हो जाएगी, शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न किस क्षेत्र में सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बताना है कि जो सुदूर संवेदन तकनीकी की होती है उसका किस फील्ड के अंदर उपयोग में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सुदूर संवेदन तकनीकी क्या होती है। यानी दोस्तों वह तकनीकी जिसके द्वारा अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोनों यानी बीच के अंदर दोस्तों बिना किसी माध्यम की सहायता से अपन यहाँ के या दोस्तों वातावरण के बारे में यानी दोस्तों यहाँ की जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं।
हैं। दोस्तों इसका जो उपयोग है वो मेडिकल चिकित्सा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अपन वन है उनका घनत्व भी यहाँ पर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो संचार है उसके माध्यम से। और दोस्तों लैंड मैपिंग यानी दोस्तों इसका जो मैप है वहाँ पर उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रदूषण है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी माध्यम से अपन दोस्तों मेडिकल चिकित्सा नहीं दे सकते, यानी दोस्तों इंजेक्शन वगैरह थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो इसके कारण दोस्तों जो सुदूर संवेदन तकनीकी है उसका उपयोग मेडिकल चिकित्सा में नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो विमाएं समान नहीं रखता। दोस्तों आपको बताना है कि जो 4 युग्म है इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जिनकी विमाएं समान नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा mr² होता है। तो इसकी जो विमा हो जाएगी दोस्तों हमारी मास, यानी दोस्तों मास के लिए होता है हमारा m1 और r² है, तो दोस्तों हो जाएगा L2। इसकी विमा हो गई m1 L2। और बल्कि दोस्तों हमारा जो बल आघूर्ण होता है वो होता है F × d, तो इसकी विमा हो जाएगी हमारी m1 L2 t-2 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की विमाएं समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बल्कि देखिए दोस्तों जो कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक होता है इनकी दोनों की विमाएं समान होती हैं। कार्य एवं बलागुण की विमाएं भी समान होती हैं। और आवेग एवं संवेग की विमाएं भी समान होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 14 क्वेश्चन है। 14 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी व्यतिकरण प्रयोग में क्रमागत उच्छिष्ट या निम्निष्टों के मध्य दूरी होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे दोस्तों जो क्रमागत यानी निम्निष्ट या दोस्तों दो क्रमागत उच्चिष्टों के मध्य की जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। और दोस्तों ये जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि लैम्डा d/d होता है, बीटा इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से जो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हो जाएगा ये, यानी क्रमागत उच्चिष्टों एवं निष्टों के मध्य की जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा d/d। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बिंदुवत वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक हमारा उत्तल दर्पण है, उसकी दोस्तों जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, और दोस्तों यहाँ पर ही एक वस्तु रखी हुई है, तो आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मत कर देना अनंत, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई अवतल दर्पण है उसके लिए यदि वस्तु फोकस दूरी पर रखी हुई हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो अनंत पर बनता है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उत्तल दर्पण के अंदर दोस्तों यदि वस्तु एक्स अक्ष पर अनंत के बाद में कहीं पर भी रखी हुई हो तो उसके लिए दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा फोकस एवं ध्रुव के मध्य बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हम जानते हैं यदि इसकी फोकस 30 है तो दोस्तों यानी कि 15 सेंटीमीटर दोस्तों इन दोनों के मध्य में ही होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। यदि दोस्तों आप इसको फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है दर्पण सूत्र 1/f=1/v+k1/u। तो दोस्तों एफ का मान आप रखोगे 30 और दोस्तों वी का मान आपको ज्ञात करना है, और यू का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा -30। तो इसको यदि आगे अपन सोल्व करेंगे तो v = यहाँ पे आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज के जो फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आप इन सभी 10 पार्टों के दोस्तों जो क्वेश्चन है उनकी एक साथ PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। तब तक दोस्तों अपन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।